हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, आई वेलकम यू ऑल इन द दृश्य बैच ऑफ क्लास 12th फिजिक्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और हम सब पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। इन द प्रीवियस लेक्चर I have discussed the basic difference between the electric charge and mass and the comparison between the electrostatic force and gravitational force, that is similarities and dissimilarities between them. Today I will discuss the first of all limitations of Coulomb's law. After that, we will discuss the superposition principle of electrostatic force, and after that we will practice the important questions. Okay? Okay beta. Limitations of Coulomb's law. Coulomb's law कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस को डिस्क्राइब करता था, तो उसके भी कहीं ना कहीं जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि आप सब फटाफट कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाते रहिए साथ में, जिसके वजह से आपका एक बेस्ट नोट्स भी तैयार होता रहे। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट वन, इट डज नॉट वैलिड फॉर द extended charge body. It does not valid for the extended charge body. Extended charge body का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके के एक्सटेंडेड चार्ज पर जो है कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज कह लीजिए या लिमिटेशन कह लीजिए कि कूलॉम्स लॉ जो है एक्सटेंडेड चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी पे के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड वन, इसका मतलब यदि एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के लिए नहीं है तो ये किसके लिए वैलिड होगा? इट वैलिड्स फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that what is the meaning of the point charge. That is a point, it is a hypothetical assumption, a point having a charge of 5 coulomb. एक पॉइंट ले लीजिए और इसमें +5 कूलॉम का चार्ज रख दीजिए, बस। पॉसिबल है मे बी, बट इट इज a hypothetical concept, assumption. So the Coulomb's law is valid only for the point charge, not for the extended charge. Okay? Second one, both the charges, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे? पॉइंट चार्जेस होंगे। बोथ द पॉइंट चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। आप कहेंगे कि जो है कूलॉम्स लॉ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एक्सप्लेन करता है, Q1 Q2 पॉसिबिलिटीज है,
यदि ये दोनों के दोनों रेस्ट में हो, मीन्स V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0, तब तो कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा। V नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, V नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स बोथ द चार्जेस आर मूविंग, उस केस में कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और थर्ड है कि इफ एनी वन चार्ज इज मूविंग and one charge is at rest, or first charge is at rest and second charge is moving, so in that case also Coulomb's law can be valid. So these are the limitations of the Coulomb's law, that is, it does not valid for the extended charge. Second one, both the charges must be at rest, but there is a possibility is there are 2 point charges having charges q1 and q2, and both the charges are at rest, that is v1 equal to 0, v2 equal to 0. In that case the Coulomb's law is valid. If both the charges is not at rest, Coulomb's law is not valid. Clear? If first charge is in motion, second charge is at rest, or first charge is at rest and second charge is in motion, then the Coulomb's law can also be valid in this situation. Okay, so these are the basic limitations of the Coulomb's law. Now I am just moving to the concept of principle of superposition. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, principle of superposition of electrostatic force. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब अभी आप कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में जाने. हम यदि बात करें कि कूलॉम्स लॉ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो कहीं 2 पॉइंट चार्जेस हों Q1 Q2 और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, तो ये क्या बताता है, इसके बीच में फोर्स और इंटरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर स्मॉल के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, 1 upon 4 pi epsilon naught. But if there are system of charges, more than 2 charges in the system, then what will happen? अभी तक तो मान लीजिए एक बॉडी थी, एक चार्ज था Q1, दूसरा Q2, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे. हम मान लें कि यदि सिस्टम में एक Q चार्ज यहां पर हो और यहां कोई चार्ज Q1 हो, यहां कोई चार्ज Q2 हो. अब क्या होगा, इस Q चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज भी फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज भी फोर्स लगाएगा. मींस देयर आर इंटरेक्शन बिटवीन द Q1 एंड प्लस Q, Q2 एंड प्लस Q बोथ, और along with Q1 Q2 also. If I am talking about the only one charge कैपिटल Q, तो कैपिटल Q पर 2 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज फ्रॉम चार्ज Q1 एंड फ्रॉम चार्ज Q2, 2 तरह के फोर्स. इफ दे आर इन अ सिस्टम 3 चार्जेस और यहां पर एक Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज पे, कैपिटल Q चार्ज पे Q3 भी इंटरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा. क्लियर है? एक बॉडी है स्क्वायर शेप में और इसके कॉर्नर्स पे Q1 Q2 Q3 Q4, 4 टाइप्स, 4 डिफरेंट चार्जेस प्लेस किए गए, और इसके सेंटर पे एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया जाए. तो इस सेंटर पे जो कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इस पे Q1 भी फोर्स एक्ट करेगा, Q2 भी फोर्स एक्ट करेगा, Q3 भी फोर्स एक्ट करेगा और Q4 भी फोर्स एक्ट करेगा. मींस इस सेंटर पे रखे हुए कैपिटल Q चार्ज पे चारों
चार्जेस दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4 फोर्स एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अब सिर्फ सिंगल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है कैपिटल क्यू पे, बल्कि 4 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चार्ज क्यू है इस पे जो 4 फोर्स लग रहा है वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस कैपिटल क्यू के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा और वो उसका एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 4 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो चारों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, एक नेट फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण उसका एक डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। इसी बिहाफ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, और इस प्रिंसिपल से आप क्या जानोगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the resultant force acting on a point charge due to system of charges is equal to the vector sum of all the electrostatic force acting on the same point charge due to different point charges. This is the experimental, this is the statement, that is according to the principle of superposition of electrostatic force, the resultant force acting on a point charge due to system of charges. system of charges का मतलब कि उस वहां पर मोर देन 2 चार्जेस हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे हम नेट फोर्स की हम बात कर रहे हो, तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम नॉर्मल एडिशन के मेथड से हम ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वेक्टर एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट चार्ज ड्यू टू द डिफरेंट पॉइंट चार्जेस ऑफ द सिस्टम। डिफरेंट पॉइंट चार्जेस ऑफ द सिस्टम की हम बात करें तो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम निकाल देंगे। यदि हम फॉर एग्जांपल की बात करें, यदि एक प्लेन में ओरिजिन पर एक चार्ज रखा गया हो ओ, इसका चार्ज क्यू है, और इस एक्स वाई प्लेन में 3 अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चार्जेस रखे गए हों, Q1, Q2 एंड Q3, और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट ओरिजिन O। तो क्या होगा, बोथ आर पॉजिटिव Q1 एंड Q, देयरफॉर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। Q2 एंड Q, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और Q3 एंड Q एक ये फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू 3।
This means that according to the principle of superposition of electrostatic force, F net on O is equal to FO1 plus FO2 plus FO3. This means that FO1 represents the force on O due to first charge, FO2 force on O due to second charge, FO3 force on O due to third charge. इस तरीके से जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, क्लियर हुआ. तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर सम हम ध्यान दीजिएंगे. वेक्टर सम अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे कि क्या होता है लॉजिक वेक्टर सम का. और आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी से कॉन्सेप्ट को बताएंगे. तो क्लियर हो गया सभी को? शिवानी आपको बेटा? ओके. मयंक, रिया, ओके. तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स किसी पॉइंट चार्ज पे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइंड आउट कर पाएंगे. क्लियर है? तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कूलॉम्स लॉ. क्लियर सभी को? ओके. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप. ओके. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, Q1 5 microcoulomb, Q2 6 microcoulomb and separated by a distance of 10 meter. Find electrostatic force between Q1 and Q2. क्लियर है? देखिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना आपको, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपको पता है. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है बेटा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉडी, Q2 इज द चार्ज ऑन द सेकेंड पॉइंट चार्ज और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो प्रीफिक्स है, क्या होगा 10 टू द पावर -6, Q2 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 मीटर. SI यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, 10 स्क्वायर. तो 9 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 -12 अपॉन 10 स्क्वायर. 9 इंटू 6 5 जा 30, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2, 270 इंटू 10 टू द पावर -5. डेसिमल शिफ्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 था, 2 प्लस डेसिमल हम इधर लाए हैं तो 2 जीरोस क्या होंगे बढ़ेंगे, 10 टू द पावर 2 लिखेंगे उसको, मीन्स 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 2. क्लियर है? 270 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 2. सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3. ये है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर सकते हैं. क्लियर है? तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर सभी को? ओके. कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके. वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इलेक्ट्रॉन and proton separated by a distance of 1 meter. Find Fe, electrostatic force. क्लियर है? सो इजी. क्या हो जाएगा? F इक्वल टू
सिंस F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट जब हम लोग कूलम्स लॉ में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम लोग साइन ऑफ चार्जेस नहीं पुट करते। साइन ऑफ चार्जेस कहीं ना कहीं जो है नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1 मीटर है SI यूनिट में 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज को जो है SI यूनिट और CGS यूनिट कोई ना कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट में रखना होगा, क्योंकि यदि दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे आंसर्स कभी क्लियर नहीं आएंगे। ओके, दिस इंप्लाइज इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए 9 इंटू 1.6 मीन्स 16 का स्क्वायर 256 और 2 प्लेस में डेसिमल लगा दीजिए इंटू 10⁻9 एंड टू 10⁻−38 19 38 1 स्क्वायर एज इट इज। मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45, समथिंग रॉन्ग। (23.04) sorry for that. And what about this 10⁻9 10⁻−38 10⁻−29? so this is the right answer, that is it is the force between the 2 point charges, that is one is electron and one is proton, separated by a distance of 1 meter. Okay, take a screenshot of it. Okay, ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, ये 2 पॉइंट चार्जेस थे। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हम कैसे फोर्स निकालेंगे, इस तरीके से। यदि कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वन इज बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड वन इज बीइंग द पॉजिटिवली चार्ज, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस है, क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, यदि हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में यहां पर 5 माइक्रोकूलम दैट इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर 6 माइक्रोकूलम दैट इज अगेन पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव लाइक चार्ज, नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो जो साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, मैग्नीट्यूड के लिए हम साइन की को पुट नहीं करते। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएंगे हम लोग मल्टीपल चार्जेस पे, कि मल्टीपल चार्जेस पे कैसे करेंगे, और वहां पर हम लोग लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे हम लोग क्लास 11th में एक फोर्स पढ़े हो गया आप, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बाद आप लोग जो एनालिटिकल मेथड ऑफ द वेक्टर एडिशन आप लोग पढ़े होगे, फार्मूला डिराइव किए होगे। वहां पर F1 चार्ज का इधर डायरेक्शन है, F2 चार्ज का इधर डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या करते थे, हम बहुत डिटेल में इसको डिराइवेशन करने नहीं जा रहे हैं, यहां पर हम लोग इसको जो है शिफ्ट कर देते, पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट होता था वो कहीं ना कहीं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे F। जब इसको सॉल्व आउट करते थे, ओके, इसको एक्सटेंड करके यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, तो फार्मूला आता था जो है F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वेयर F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 एंड F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। ये होता था कहानी। उसी तरीके से हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को करेंगे, यही है वेक्टर सम। वेक्टर सम यही है
क्योंकि फोर्स क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग नॉर्मल मेथड ऑफ एडिशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो आइए क्वेश्चंस पे, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फार्मूला। ओके, क्वेश्चन A, B, C, 3-point charges with the name A, B and C having charges equal magnitude Q, 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 और जो ट्रायंगल है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर जो उनकी साइड है बेटा A, A, A. We have to find F net on C due to other two charges A and B. ये फिगर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज प्लेस किए गए क्यू क्यू क्यू, और साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय स्मॉल a. We have to find out the resultant force on the point C due to point charges kept at points A and B. Okay, very easy question. आपको पता है कि यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60, 60 एंड 60. ओके, तब देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करेंगे. ओके, ये जो पॉइंट चार्ज ए है और पॉइंट चार्ज सी है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे. बीइंग लाइक चार्जेस, पॉइंट ए रिपेल्स पॉइंट सी, रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस है, क्या हो जाएगा, नया फिगर बना लेते हैं यहां पर इस साइड, ए ए ए क्यू 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 ए बी सी. ये ए सी को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो इसको क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. ओके, रिपेल का डायरेक्शन है इधर, क्योंकि जो कूलॉम्स फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सेंट्रल फोर्स है, because they acts along the line joining their centers. B charge also repels the C charge because both have same nature, positive force on C due to B. और आपको मैंने बताया कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60, 60 और ये 60. तो यदि ये 60 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री. और आपको अभी लॉजिक बताया, F1 F2 बीइंग इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, फार्मूला क्या था, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. इन द सेम वे यहां पर भी हमारे पास एक F1 की वैल्यू आ गई, एक F2 की वैल्यू आ गई, उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. खोगे वाह, इतना आसान सा क्वेश्चन था जो हम इतना परेशान हुए. तो यही लॉजिक है, यही लॉजिक है कि हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को, सिस्टम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. ऐसा नहीं है कि जो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे राम बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया जो है, ना ना ना. ओके, तो देखो, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, FCA, आफ्टर दैट FCB, और आफ्टर दैट वो फार्मूला हम लोग ऑपरेट कर देंगे. आइए, F ऑन C ड्यू टू ए. मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन तो बताना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड बताना है, F नेट कितना होगा, FCA के. और जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो आपके सामने, चार्जेस सेम हो या चार्जेस सेम ना हो, उस केस में आप K की वैल्यू, जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े तो K की वैल्यू आप लिखा ही मत करिए, पहले स्मॉल K लिखिए, बाद में जब रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा तब K की वैल्यू 1 होगा तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा.
क्योंकि सब जान रहा है कि k इक्वल टू 1/4πε0 है। जैसा आंसर आएगा उस हिसाब से आप आंसर को राइट करिएगा। तो स्मॉल के Q1 Q2, Q यहां भी था और Q यहां भी था, तो Q इंटू Q अपान इनके बीच का सेपरेशन a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। सिमिलरली F ऑन C ड्यू टू बी k Q इंटू Q, C पे भी Q B पे भी Q अपान में दोनों के बीच का सेपरेशन a स्क्वायर, k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ओके, अब क्या है, FCA पता हो गया आपको, FCB पता हो गया, और आपको पता क्या करना है, FC रिजल्टेंट फोर्स ऑन C। तो क्या फार्मूला लगा दोगे आप, नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑन C विल बी FC इक्वल टू अंडर रूट FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स FCA FCB कॉस थीटा। ओके, थीटा आपको पता है, रख दीजिए वैल्यूज को। FCA की वैल्यू k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k FCB k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू k Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू कॉस, अब थीटा कितना है दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। वाह, मजा आ गया एकदम। तो इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, यहां तक तो पहुंच ही गया और सब लोग समझ पा रहे होंगे जो इतने आसान तरीके से बताया जा रहा है। ओके, रख दीजिए वैल्यूज को, इसको ओपन मत करिएगा क्योंकि यहाँ भी के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ भी के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी मिल जाएगा आपको क्या, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 का मर गया, क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का स्क्वायर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा टोटल 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई 3 बार हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 बार हम सम अप करें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, आ गया आंसर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस 3 थे, अभी 4 वाला भी हम लोग करेंगे। ओके, कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ओके, अब आप कहोगे कि सर यदि चार्जेस का नेचर कुछ बदल जाए, माइनस क्यू हो जाए, प्लस क्यू हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे, देखते हैं। ये हो गया, सबको समझ में आ गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए बी सी चार्ज रखे हैं क्यू, क्यू माइनस क्यू, फाइंड एफ नेट ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। एफ नेट ऑन ए पता करना है इस बार, एफ नेट ऑन ए पता करना है ड्यू टू द अदर चार्जेस। क्लियर है, क्वेश्चन को नोट डाउन आप कर लिए होंगे, हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं अब। ओके, एफ नेट ऑन ए पता करना है आपको, ठीक है। देखो एफ नेट ऑन ए पता करना है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है ए ए ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके जो साइड्स है वो कितना है, ए पे पता करना, तो ए पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे, बी लगाएगा और सी लगाएगा।
तो देख लेते हैं कि इनके नेचर्स क्या क्या है। तो जो बी लगाएगा बेटा फोर्स और ए, इन दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ऊपर की तरफ जाएगा, क्या लिख दोगे आप, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ऑन ए ड्यू टू बी ऊपर। अच्छा, जो ए पर सी चार्ज फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, रिपल्सिव? ना बाबा ना, क्या होगा इस बार, ये पॉजिटिव है निगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स को आप क्या नाम दोगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये नहीं कि इस प्यार को क्या नाम दूं, ये फोर्स को क्या नाम देना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये फोर्स को नाम देना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब आपको मिल गया, क्या मिल गया, कोई मिल गया देखो, एफ ऑन ए ड्यू टू बी और एफ ऑन ए ड्यू टू सी, दो फोर्सेस मिल गया। बात मजे की है कि हमें इनके बीच का यदि एंगल पता चल जाए तब तो वाह वाह राम जी, ठीक है, लेट अस सी। तो ओके, क्या करेंगे अब, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ऑन ए ड्यू टू सी, क्या करेंगे, यदि ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड से बराबर है 60, और आपको ये पता है ये लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर के कारण इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, वो कितना होगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120। आ गया मात, आ गया एंगल। अब क्या करेंगे, अब तो आसान हो गया, अब तो हमें एंगल पहले फोर्स की वैल्यू पता कर ले, उसके बाद फार्मूलेज में पुट कर देंगे। आ जाओ बेटा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड सेम, क्यू इंटू क्यू अपान क्यू इंटू ए स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के हमने बताया था कि जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते समय उनके साइन को नहीं रखेंगे, साइन बता दिया कि अट्रैक्टिव है, फिर से वही आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। नाउ resultant force on A will be F on A equal to अंडर रूट F on A ड्यू टू B का स्क्वायर, F on A ड्यू टू C का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स F on A ड्यू टू B, F on A ड्यू टू C cos थीटा। ओके, रख दे वैल्यू, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 120। क्लियर है? लेट अस सी, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू -1/2। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है, ये अंडर रूट में है तो 2 से 2 खत्म, माइनस साइन लग जाएगा, क्या मिलेगा आपको, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक, तो 1 प्लस से 1 माइनस खत्म, बचा क्या, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज एफ ऑन ए इक्वल टू स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप आईआईटी देने जा रहे हो, नीट देने जा रहे हो, आप दीजिए, बट ये जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे प्रिपेयर रहोगे आईआईटी और नीट के लिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आईआईटी और नीट ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचा हुआ है, और भी है, सीयूटी है
और भी अदर यूनिवर्सिटीज के यूजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, तो उसमें नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसलिए आपको मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर का 5वां लेक्चर है, अभी कूलम्ब्स लॉ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा है, लग रहा है, आई नो। आपको भी लग रहा होगा कि सर 5 लेक्चर पढ़ा दिए, अभी तक यही है। बट आप मेरी चीजों को आप देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि सर का पढ़ाने का तरीका कहीं ना कहीं एकदम बेसिक लेवल से जाकर एक एडवांस लेवल की तरफ चल रहे हैं। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम ने आज इस प्लेटफॉर्म पे आगे आने का काम कर रही है। ओके, लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ होमवर्क फॉर यू. You have practiced at your homes. A, B, C, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb, 5 microcoulomb, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Find F net on A due to B and C. इसको आप करिएगा, अपने से करिएगा, क्योंकि कुछ करना नहीं है। आप के की वैल्यूज को मत रखिएगा, बाकी सारी वैल्यूज को रखिएगा, आप फार्मूले में सेट करिएगा, वैल्यूज आपकी जरूर आएंगी। आप देख रहे हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके बीच के एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है बेटा, इसका साइड ए और ये रहे इसके 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी, और चारों कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्ज प्लेस किए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। क्लियर है? और आपको बताना क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट A ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्जेस। क्या बताना है? फाइंड नेट फोर्स ऑन A ड्यू टू अदर चार्जेस। कहोगे हे भगवान, अभी तक तो ट्रायंगल, अब आ गया स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है? क्यों शिवानी, नींद आ रही है तुमको? तब क्या कर रही हो? अच्छा फिगर बना रही थी, बना लो। ठीक है, देखिए ए बी सी एंड डी, हमें क्या बताना है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सी एंड डी। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिक वही रहेगा, हमको पता करना है कैसे ये करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ओके, देखो ए पर आप सबसे पहले पता कर लीजिए कि ए पे कितने कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तो एफ ए पर डी फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड साइड, क्योंकि रिपेल कर रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। नेक्स्ट बी फोर्स लगा रहा होगा ए पे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और तीसरा जो फोर्स होगा बेटा जो है वह सी लगा रहा होगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मतलब ए पे 3 फोर्स, ए पे 3 फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लग रहा है और फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको इजीली पता है। कितना है एंगल? 90। तो 90 एंगल है। जब इनका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड डी पता चल जाएगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड डी पता चल जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे एफ ए डैश, एफ ए डैश नाम देंगे उसको। और एफ ए डैश की जो डायरेक्शन होगी वह किसके अलोंग होगी? एफ ए सी के अलोंग। आप पढ़े हो 11th में कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं,
ठीक है, tan थीटा इक्वल टू फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बेसिक कॉन्सेप्ट है, थीटा आप निकाल सकते हो इस वाले मेथड से, तुरंत पता चल जाएगा। आएगा थीटा 45 डिग्री, और इस एक्सिस से जब 45 डिग्री पता करोगे तो 45 डिग्री यही एंगल आएगा, मतलब इसी के अलॉन्ग आपको एक्ट होगा, जो कौन, एफ ए डैश। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस। और अब हमें मेन चीज और क्या फाइंड आउट करना है, कि ये डिस्टेंस जो पता है ए, ये डिस्टेंस पता है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं पता। तो बीइंग अ स्क्वायर, ये जो सी ए है या ए सी है, ये क्या है, डायगोनल है। और आप तो बहुत अच्छे से पढ़े होगे कि डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी, ए रूट टू, साइड रूट टू आता है वही आएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के क्यू इंटू क्यू अपान ए का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, अगेन के क्यू इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर, के क्यू अपान ए स्क्वायर। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इक्वल टू के इंटू क्यू अपान ए रूट टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, के बाई टू, रूट टू का स्क्वायर टू, ए का स्क्वायर वही हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। क्लियर? ये पता चल गया। अब हमें रिजल्टेंट पता करना है। रिजल्टेंट किसका किसका पता करना है, एफ ए बी और एफ ए डी का। ओके, नाउ resultant of f on a due to b and f on a due to d, that is represented by f a dash equal to under root f on a due to b का स्क्वायर प्लस f on a due to d का स्क्वायर प्लस 2f a b f a d cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90। ठीक है, रख दो बेटा वैल्यूज, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, नहीं लिख रहे हैं आगे, क्यों सर, लिख दीजिए ना। नहीं बेटा मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं है मन, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। ओके, आ जाइए, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये क्या है, एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अच्छा, जो डायरेक्शन होगी एफ ए डैश की वो आएगी कितनी, एफ ए सी के अलॉन्ग 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। क्यों, एफ ए डी अपान एफ ए बी इक्वल टू tan थीटा, एफ ए बी अपान सॉरी एफ ए डी अपान एफ ए बी इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एफ ए डैश एंड एफ ऑन ए ड्यू टू सी is same, so the resultant of FA dash and FAC is given by FA equal to FA dash plus FAC। दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होगी तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ऐड कर दिया हमने, इनकी भी डायरेक्शन एफ ए सी की भी उधर और एफ ए डैश की भी डायरेक्शन उधर, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जोड़ दो, जा रहे हैं जोड़ दो, एक ही डायरेक्शन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एफ ए डैश की वैल्यू रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
और इसकी वैल्यू आई है k/2 q²/a²। आते हैं एफ ए इक्वल टू एफ ए डैश k q²/a² √2 प्लस k/2 q²/a²। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए एफ ए सी के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के डॉट क्यू a√2 की वैल्यू। ठीक है, ये भी √2 आ गया, ये √2 आया, √2 वो भी आया। ओके, देखते हैं, इसको आप सॉल्व कर लो। एफ ए इक्वल टू के q²/a² √2 प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा बेटा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। के q²/a² कॉमन हो गया, √2 इधर से और 1/2 इधर से। तो इस तरीके के यदि हम पॉलीगोनल ला के अलोंग, यदि हम डिफरेंट टाइप्स के कूलॉम फोर्स के क्वेश्चंस को हम करेंगे तो हमें इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप जो है जितने भी पॉलीगोनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उसको आप इस तरीके से करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया पॉलीगोनल लॉ पे, और भी बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगेन ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, √2 के q²/k/2 q²/a²। ओके, आइए अब आते हैं बेटा जो है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस, यदि हम आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट करें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो फोर्स के कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें यदि, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा कि सिस्टम के ऊपर या उस पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 अब चार्ज। देखिए इक्विलिब्रियम बेस्ड, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज ये, दूसरा पॉइंट चार्ज ये, 1 माइक्रोकूलम्ब 3 माइक्रोकूलम्ब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 माइक्रोकूलम्ब एंड 3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड such that it experience no net force. Where should the third point charge be placed such that it experience no net force? मतलब हमें तीसरा एक चार्ज
प्लेस करना है जो कि जीरो फोर्स को फील करे या एक्सपीरियंस करे। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। क्लियर है? तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। कहां रखोगे थर्ड चार्ज? दो चार्ज तो हैं, थर्ड चार्ज कहां रखोगे? मान लो कि हम इधर थर्ड चार्ज रखेंगे, फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स एक्ट होगा, मान लो यहां रख रहे हैं, तो यदि हम यहां रखेंगे तो सही होगा गलत होगा? क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या है, यदि ये सिस्टम के अंदर हम चार्ज को रखें या सिस्टम के बाहर, यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी। हमने बाहर रख के देख लिया। मान लो इसको नाम हमने ए दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो जो सी के ऊपर ए फोर्स लगाएगा और इसका चार्ज मान लो जो है कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज दे दिया, कोई भी हमने अपने चार्ज दे दिया क्यू, तो ये जो है सी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव, बीइंग द लाइक चार्जेस। और अगेन ये जो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो भी इसके ऊपर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब कि सी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और दो तरह के फोर्स लग रहा है, जो कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक डायरेक्शन में है। मींस वो दोनों एक नेट फोर्स देंगे किसके ऊपर? सी के ऊपर, ड्यू टू ए एंड बी। इसका मतलब सी के ऊपर नेट चार्ज जीरो कहां होगा? नहीं होगा ना। जीरो चार्ज कब होता? यदि एक इधर लगता, एक इधर लगता, यदि एक लेफ्ट साइड लगता और एक राइट साइड लगता, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। इसका मतलब कि जो थर्ड पॉइंट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो कहां होनी चाहिए? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में होनी चाहिए। इसलिए जो थर्ड पॉइंट की पोजीशन होगी वो कहां होगी बेटा? बीच में। हमने मान लिया यहां पर है, इस पॉइंट का नाम सी और चार्ज इसको दे दिया क्यू। अब पोजीशन बताना है कि वेयर शुड द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड। तो हमने मान लिया कि ए से जो है ये वाला जो चार्ज है सी वो एक्स डिस्टेंस पे है, तो बी से कितनी डिस्टेंस पे होगा? 1 - x मीटर। क्लियर है? 1 - x मीटर हो जाएगा। तो लेट द थर्ड पॉइंट चार्ज Q be placed at distance x from A। क्लियर है? तो फॉर नेट फोर्स ऑन C इक्वल टू 0 वी हैव, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन ए, सॉरी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? हम बीच में रखेंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि एफ सी का दोनों नेचर का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। एफ ऑन सी ड्यू टू ए इधर होगा और एफ ऑन सी ड्यू टू बी किधर होगा? इधर होगा, रिपेल करेगा। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यदि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए, अपोजिट डायरेक्शन है, गेटिंग कैंसिल आउट, नेट फोर्स ऑन सी इक्वल टू 0। यही तरीका है ना। क्यों हम बीच में रखे? बीच में रखने का कारण था कि ए जो है इसके ऊपर राइट साइड में फोर्स लगा रहा है, बी इसके ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है, और यदि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, उनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। मजा आया? यही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ फार्मूला, के फोर्स ऑन सी चार्ज कैपिटल क्यू, इधर चार्ज 1 इंटू माइक्रो कूलॉम में 10⁻⁻⁶ अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के चार्ज ऑन सी, क्यू चार्ज ऑन दिस 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपान डिस्टेंस 1 - x का होल स्क्वायर। के से के गया, क्यू से क्यू गया, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ चला गया, बचा क्या? आ जाओ इधर, 1/x²
इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या बचेगा? 1/x इक्वल टू √3/1 माइनस एक्स। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू √3x, एक्स को इधर भेज दो, 1 इक्वल टू √3x प्लस एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स कॉमन हो जाएगा √3 प्लस 1। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 प्लस 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे? रेशनलाइज √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इक्वल टू √3 माइनस 1/2 मीटर। √3 माइनस 1/2 मीटर। This is the right answer. That is the distance of the third point charge, that is C, is at √3 minus 1/2 meter from charge A. यदि चार्ज B पूछे तो 1/x निकाल देंगे, सॉरी 1 माइनस एक्स निकाल देंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम बेस्ड वाले क्वेश्चंस आए तो हम लोग उस चार्ज को हम देख लेंगे बाय नेचर कि जो है कहां रखने पर जो है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 बन सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। चेकअप करेंगे, राइट साइड रखे, देखे दोनों फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रहे थे डायरेक्शन सेम था, नेट फोर्स 0 कभी नहीं होता। इसलिए जो है थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां रखना पड़ा? बीच में रखना पड़ा। इसका मतलब कि जब दोनों लाइक चार्जेज होंगे, तो जो थर्ड पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन होगी वह कहां होगी? बीच में होगी, इन बिटवीन द 2 point charges, along the line joining the 2 point charges in between them। और यदि अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो वो कहां रहेगा? बाहर रहेगा। तो इस पे बेस्ड हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद तब हम लोग आएंगे रिलेटिव परमिबिलिटी पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और आज तक के लिए बेटा यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस आए नहीं है, आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और भी क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे बेहतरीन। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं ईमानदारी से आपके साथ खड़ा हूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।